गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 42 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि माय डियर हम लोग इस समय कास्टिंग प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में डियर हम लोगों ने क्या किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में स्टडी की थी। सारे पैटर्न को हम लोगों ने पढ़ा था कि किस पैटर्न को किस शेप का बनाते हैं और उस शेप का बनाते हैं तो उसका यूज क्या होता है, मतलब उसके पैटर्न्स के टाइप, क्लासिफिकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। तो आज का लेक्चर माय डियर क्या होगा, आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे कि जो पैटर्न पे हम लोग अलाउंसेस देते हैं, छूट देते हैं, उन अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे। अलाउंसेस हम लोग बोलते हैं। तो आज का लेक्चर डियर जो हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा पैटर्न अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये बताते हैं डियर। अलाउंसेस मतलब होते हैं छूट। छूट का मतलब ये होता है डियर कि जैसे सपोज करिए कि देखिए, एक सपोज करिए कि मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट इस साइज का बनाना था। कोई ऑब्जेक्ट हमें 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर हाइट और 10 सेंटीमीटर विड्थ में बनाना था। अब सपोज करो डियर कि जब हमने इसकी जगह पे एक हमने क्या बनाया, सबसे पहले एक मोल्ड कैविटी बनाएंगे। इस मोल्ड कैविटी को बनाने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए डियर, एक पैटर्न होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि जब इस पैटर्न को यहाँ पे हम रखेंगे, चारों तरफ से सैंड की रैमिंग करेंगे। अब रैमिंग किया हमने, ये सैंड के हमने रैमिंग किया। रैमिंग करने के बाद यहाँ पे जब पैटर्न को बाहर रिमूव कर लेंगे तो सेम इसी साइज का 10 सेंटीमीटर हाइट और 10 सेंटीमीटर विड्थ का, या इसको अगर हम एक क्यूब ले लें तो इस क्यूब के साइज का हमारा क्या हो जाएगा, अंदर स्पेस बन जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे मोल्ड कैविटी या सांचा। सिंपल सी बात है, सांचा। सांचा कुछ नहीं होता है डियर, सांचा ये होता है जैसे आप गीली मिट्टी लो, आप गीली मिट्टी इतनी भी गीली ना ले लो, जैसे आप आटे को गूंदते हो उसी तरीके की गीली मिट्टी ले लो और उस गीली मिट्टी में अपने हाथ से आप ऐसे हाथ अंदर इंप्रेस करोगे, फिर हाथ बाहर कर लेंगे तो आपके हाथ के शेप का अंदर क्या हो जाएगा, हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाएगी। उस हॉलो कैविटी में जो भी लिक्विड मोल्टन मेटल डालेंगे, जब वह सॉलिडिफाई होगा तो वह आपके इसी शेप का एडॉप्ट हो जाएगा। तो ये जो हाथ आपने उसमें इंप्रेस कराया, यह हाथ उस समय आपके पैटर्न की तरह वर्क करेगा। हॉलो कैविटी आपके मोल्ड कैविटी कहलाएगी और उस मोल्ड कैविटी को हम गीली मिट्टी का बना रहे हैं, यहाँ हम सैंड का बना रहे हैं, वही हमारी होती है। अब यहाँ पे होगा क्या डियर कि जब हमने इसका स्पेस बना लिया, मोल्ड कैविटी बना ली, अब जब मोल्टेन मेटल इस पे हम लोग पोर करेंगे तो पोर करने के बाद यह मोल्टेन मेटल क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। सॉलिडिफाई होगा। अब हम ये जानते हैं डियर कि मेटल की प्रॉपर्टीज है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने पर उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अब यह लिक्विड में ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता और घटता है, सॉलिड में कम, लेकिन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चाहे लिक्विड हो चाहे कोई सॉलिड हो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं डियर कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम कौन सा, वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज, है ना। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उस समय डेंसिटी उसकी घटती है, और डिक्रीज करता है तो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, मीन्स डेंसिटी बढ़ती है। तो वो हम कहेंगे कि टेम्परेचर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डेंसिटी के होता है, वो अलग की बात है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखो, तो अब जब लिक्विड मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होने लगेगा तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम श्रिंक होने लगेगा। कुछ ऐसे भी मेटल हैं डियर हमारे पास कि जो वॉल्यूम क्या है, लिक्विड से सॉलिडिफाई होंगे तो उनके वॉल्यूम में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे बिस्मथ, बिस्मथ का वॉल्यूम क्या होगा, श्रिंक नहीं करता है। अदर सारे मोल्टेन मेटल टेम्परेचर घटाने पर वॉल्यूम घटाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ाते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद एसर्शन हमारे हैं। एसर्शन जैसे हमारा क्या है, वाटर। अब हम ये जानते हैं डियर कि वाटर क्या होता है कि मैक्सिमम जो उसका वॉल्यूम, देखो जो जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका क्या होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी। और जिस समय पर मैक्सिमम डेंसिटी होगी उस समय पर उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सबसे मिनिमम होगा। तो इसका मतलब उस समय वॉल्यूम जो वाटर का होगा
वो सबसे क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब हम कह सकते हैं डियर कि जब 1 से 4 डिग्री हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटेगा, लेकिन 4 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यह जस्ट अपोजिट वर्क करता है। तो कुछ अपवाद भी हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन मेटल्स की जिसको यहाँ पे पोर किया। पोर करने के बाद जब हम लोग सॉलिडिफाई करेंगे तो सॉलिडिफाई होने के समय यह मेटल अपने वॉल्यूम को श्रिंक करेगा। अब आप देखो कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक मोल्ड हमें बनाना था। अब इसका वॉल्यूम श्रिंक होकर सॉलिडिफाई जब हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा डियर, हो सकता है 9 सेंटीमीटर क्यूब का मिल जाए, या हो सकता है 9.5 सेंटीमीटर क्यूब का मिल जाए। अब आप देखो हमें 10 सेंटीमीटर क्यूब का अचीव करना था, लेकिन हमें 9.5 सेंटीमीटर क्यूब मिला, हमें 9 सेंटीमीटर क्यूब मिला। इसका मतलब ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। यूजफुल तो हमें यही था डियर, मार्केट में जो हमारी डिमांड थी, जिस डिमांड के अकॉर्डिंग हमें इसे कास्ट करना था, तो अब वो डिमांड हमारी फुलफिल नहीं होगी। इसका मतलब ये हमारे लिए बेकार हो गया। अब इस श्रिंकेज को अवॉइड करना है, हमें क्या करना है डियर, सेम इसी साइज का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, या तो जब ये मोल्टेन मेटल लिक्विड से सॉलिडिफाई होने लगे तो ऊपर एक राइजर लगा देंगे, जितना लिक्विड में श्रिंकेज आएगा वो राइजर मोल्टेन मेटल को इसे फिल करता जाएगा। मैंने फंक्शन ऑफ राइजर आपको अच्छे से बताया है। और जब सॉलिडिफाई हो गया, अच्छा सॉलिडिफाई हो गया तो सॉलिड क्या होता है, देखिए सपोज करिए कि आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1539 या 1504 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब इस टेम्परेचर पर आयरन मेल्टिंग स्टार्ट करता है, मेल्ट नहीं होता है, मेल्टिंग स्टार्ट करता है, और प्योर मोल्टेन मेटल जो हमें मिलेगा लगभग 1800 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलेगा। तो अब सोचो कि वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का आयरन जब सॉलिडिफाई होगा तो 1539 के नीचे जब आएगा तो वह क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। और सपोज करो कि 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आयरन है वो किस स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा। अब सॉलिड जब 1400 से सपोज करो कि रूम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आना चाहे तो 1400 से 15 डिग्री आएगा तो उसका वॉल्यूम भी श्रिंक करेगा, वह अपने साइज को घटाएगा। अब लिक्विड में वॉल्यूम श्रिंक कर रहा था तो हम राइजर से उसके श्रिंकेज को दूर कर रहे थे, लेकिन सॉलिड में जब इसका वॉल्यूम घटेगा तो अब हमें इस साइज का चाहिए था, और हमें कास्टिंग के बाद क्या श्रिंक करके मिल गया, ये मिल गया इस साइज का, तो हमारे लिए बेकार है। तो हम पहले से ही इस मोल्ड कैविटी को थोड़ा सा ओवर साइज का बनाते हैं, हम इस साइज का बनाते हैं, इस साइज का। अब ये मेटल क्या होगा, श्रिंक करके यहां तक आएगा तो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट अचीव हो जाएगा। अब जब मोल्ड कैविटी में हमने इतना जो एक्स्ट्रा साइज बनाया, इस एक्स्ट्रा साइज को हमने पैटर्न पर बनाया, और उसी पैटर्न के साइज को जो हमने बढ़ाया डियर, उसी को हम बोलते हैं अलाउंसेस, उसी को बोलते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब क्या है कि एक शब्द आप समझते होंगे लिमिट, एक टर्म आप जानते होंगे लिमिट। लिमिट हमारी क्या होती है, देखिए सपोज करिए कि हमें क्या करना था, 10 सेंटीमीटर लेंथ का एक ऑब्जेक्ट कास्ट करना था। अब कास्ट करने के बाद हो सकता है इस ऑब्जेक्ट की लंबाई बढ़ गई डियर 10.2 सेंटीमीटर, कुछ केस में 10.2 सेंटीमीटर हो गई, हो सकता है दूसरा प्रोडक्ट बने 9.9 सेंटीमीटर का बन जाए। अब यहां पे देखिए डियर हमारा क्या हो रहा है, एग्जैक्ट हमें जो बेसिक साइज चाहिए था, इसे 10 सेंटीमीटर हमारा होता है बेसिक साइज, और 10.2 सेंटीमीटर जो बढ़ा, तो जो 0.2 सेंटीमीटर बढ़ा ये हमारी क्या हो गई, इस बेसिक साइज से ऊपर चला गया। इसे हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट, इसे हम लोग बोलेंगे अपर लिमिट, और इसे हम लोग बेसिक साइज में जोड़ के लिखते हैं तो इसका टोटल अपर लिमिट हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर, और मिनिमम हमारा कहां तक जाएगा, 9.9 सेंटीमीटर। हो सकता है यह 9.7 सेंटीमीटर भी बना हो, तो सबसे लोअर आपका क्या होगा डियर, 9.7 सेंटीमीटर। तो उस समय 0.7 सेंटीमीटर हमारा क्या है, श्रिंक किया है, तो लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी,
लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी डियर 9.7 सेंटीमीटर और अपर लिमिट है 10.2 सेंटीमीटर। अब एक टर्म यहां पे आता है अलाउंसेस। तो अलाउंसेस इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अलाउंसेस इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर यहां हम बात करें अलाउंसेस इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट माइनस या डिफरेंस लोअर लिमिट। अब यहां से देखिए इस प्रोडक्ट के लिए अगर हम अलाउंसेस की बात करें कि कितना अलाउंसेस हमने दिया है, तो इस प्रोडक्ट के लिए अलाउंसेस होगा डियर 10.2 सेंटीमीटर माइनस 9.7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.5 सेंटीमीटर का अलाउंसेस हमने दिया है। अब ये अलग बात है, अपर लिमिट को हम पॉजिटिव अलाउंसेस कंसीडर कर लें, लोअर लिमिट को नेगेटिव अलाउंसेस कंसीडर कर लें, लेकिन फिर भी आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अलाउंसेस हमेशा पॉजिटिव में, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आप समझिए कि जब हम मेटल को कास्ट करेंगे तो या तो वो मेटल बढ़ेगा या अपने साइज को कांस्टेंट रखेगा। सॉरी, जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो वो श्रिंक करेगा, एक्सपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि हमें उसमें लोअर लिमिट ही मिलेगी, अपर लिमिट नहीं मिलेगी। तो अब हमारे लिए क्या होगा डियर कि मान लो हमने कास्टिंग किया, हमें 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट चाहिए था और ये कास्टिंग के बाद कितना बन गया 9.8 सेंटीमीटर का। तो ये 9.8 आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी, या हम कह सकते हैं 0. अगर इसे हमें देखो इस वाले एग्जाम्पल को हो सकता है आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 10 आपकी बेस साइज हो जाती है, 0.2 अगर ऊपर लिखा हो और 0.3 अगर आपका नीचे लिखा हो तो हमेशा ध्यान देना डियर, इसमें अपर लिमिट आपकी 0.2 है और लोअर लिमिट, इसे ऊपर वाले को अपर लिमिट और नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं। अब इसमें देखो कि 10 सेंटीमीटर का चाहिए था लेकिन मिलेगा 9.8 सेंटीमीटर का। इसका मतलब देखो इसका मतलब जो 0.2 सेंटीमीटर का हमारा क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है। तो ये लोअर लिमिट हो गई। अब इसमें बेसिक साइज ये हो गया, तो इसमें अगर हम अलाउंसेस निकालना चाहें तो बेसिक साइज माइनस लोअर लिमिट, यानी कि देखो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर को ही हम लोग अपर लिमिट कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि 10 के ऊपर तो जा ही नहीं रहा है मेटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारी बेसिक साइज के बराबर हो जाएगी माइनस लोअर लिमिट 9.8। इसका मतलब यहाँ अलाउंसेस 0.2 का आ रहा है। अब हम क्या करेंगे डियर कि इस 0.2 को बेसिक साइज में ऐड कर देंगे तो पैटर्न हम कितने साइज का बनाएंगे, 10.2 सेंटीमीटर का बनाएंगे। अब यह जो 10.2 सेंटीमीटर हमने लिया है, इसमें जो 0.2 सेंटीमीटर लिया है, यही हमारा क्या होता है अलाउंसेस होता है। तो ये हमारा होता है डियर अलाउंसेस। अब इस अलाउंसेस पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं, श्रिंकेज अलाउंसेस, ड्राफ्ट अलाउंसेस, ड्राफ्ट को हम लोग टेपर भी बोलते हैं, डिस्टॉर्शन अलाउंसेस, फिनिशिंग या मशीनिंग अलाउंसेस एंड शेकिंग और रैपिंग अलाउंसेस। तो इसमें हम लोग 1 by 1 आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग सीखेंगे श्रिंकेज अलाउंसेस के बारे में। तो श्रिंकेज अलाउंसेस हमारा क्या होगा डियर कि देखो जब लिक्विड मोल्टेन मेटल आपका कूल होता है और अगर वह लिक्विड श्रिंक करेगा तो उसके श्रिंकेज को हम लोग राइजर से बढ़ाकर फिल कर देते हैं, और लिक्विड का जितना श्रिंक होगा उसे हम लोग परसेंटेज इन वॉल्यूम में शो करते हैं। लेकिन सॉलिड जब आपका श्रिंक होता है तो यह कुछ mm या सेंटीमीटर में श्रिंक करता है। तो लिक्विड श्रिंकेज को हम लोग परसेंटेज इन वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है, और सॉलिड श्रिंकेज को हम लोग mm या सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा डियर, लिक्विड श्रिंकेज refers to the reduction in volume when the metal change temperature from pouring to solid temperature। जब मेटल आपका पोरिंग टेम्परेचर से सॉलिड टेम्परेचर तक आएगा तो लिक्विड में श्रिंकेज आएंगे, देन उसे रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम में। इन दिस स्टेट टू अकाउंट फॉर दिस राइजर आर
प्रोवाइड इन द मोल्ड। इस श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए राइजर हम लोग लगाते हैं। राइजर का फंक्शन हमने आपको अच्छे से बताया है। अब यहाँ पे देखिए डियर, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक डायग्राम से आपको समझाना चाह रहे हैं। इससे भी क्वेश्चन बना है कि लिक्विड श्रिंकेज ज़्यादा होगा कि सॉलिड श्रिंकेज ज़्यादा होगा कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेज ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा आप देखो, जो लिक्विड होता है वह लिक्विड आपका मैक्सिमम श्रिंक करता है अपने वॉल्यूम को, मैक्सिमम श्रिंक करता है। लिक्विड के बाद सॉलिड अपने वॉल्यूम को मैक्सिमम श्रिंकेज देता है। सॉलिड के बाद फेज ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेज सबसे मिनिमम होता है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, यह ना तो लिक्विड होगा ना सॉलिड होगा, यह लिक्विड से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होने वाली स्टेट होती है, फेज चेंज स्टेट होती है। अब यहाँ पे देखो कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे आप देखिए, देखो एक सपोज करिए कि यहाँ पे लगभग पोरिंग टेम्परेचर है। पोरिंग मतलब इसके ऊपर लिक्विड अब वेपराइज होने लगेगा। जब पोरिंग टेम्परेचर के ऊपर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वह लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। तो अब पोरिंग टेम्परेचर से जब हम लोग टेम्परेचर कूल करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज करो ये 0.1 हो जाए, ये 0.2 हो जाए, तो 1 से लेके 2 तक हमारा ये जो इतना परसेंटेज इन वॉल्यूम दिखा रहा है, ये आपका जो श्रिंक हुआ है, ये कौन सा श्रिंकेज कहलाएगा डियर? ये कहलाएगा लिक्विड श्रिंकेज। तो फर्स्ट स्टेज में हमारा क्या हो रहा है? फ्रीजिंग हो रहा है और लिक्विड हमारा कूल हो रहा है। अब सेकेंड स्टेज में लिक्विड से सीधे सॉलिड ट्रांसफॉर्म होगा। तो सेकेंड स्टेज में आइडियली तो एक सीधी लाइन होती है, मतलब हम ये मान कर चलते हैं कि आइडियली लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्मेशन में श्रिंकेज निग्लिजिबल होगा, लेकिन रियल केस में बहुत थोड़ा श्रिंकेज होता है। तो वो जो थोड़ा श्रिंकेज होता है वह कुछ इस तरीके से होता है। देन उसके बाद ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ आपका सॉलिड जब कूल होने लगेगा तो सॉलिड में देखो यहां से लेकर यहां तक इतना जो वॉल्यूम रिडक्ट हो रहा है, इस श्रिंकेज को बोलेंगे सॉलिड श्रिंकेज। और इसे अवॉइड करने के लिए हम लोग पैटर्न के साइज को ओवर साइज का बनाते हैं, और इस श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए राइजर का यूज करते हैं। इसे हम लोग परसेंटेज इन वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम लोग या तो mm में या सेंटीमीटर में, मीटर में नहीं करेंगे। मीटर में थोड़ी कोई चीज श्रिंक होगी यार, बहुत थोड़ा श्रिंकेज होता है। तो ये हो गया हमारा। अब इस ग्राफ के आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस ग्राफ से यही क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा लिक्विड श्रिंकेज होगा, देन उससे कम सॉलिड में श्रिंकेज आएगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत निग्लिजिबल श्रिंकेज होता है, जो कि इस ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं। अब देखें यहाँ पे, यदि हम बात करें, देखें ये सब होते हैं कि टीपी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पोरिंग टेम्परेचर, टीएफ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर, और टीए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। तो यहाँ से क्या होगा डियर? देखिए ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। ए से बी आपका लिक्विड श्रिंकेज स्टेट था, ये मान लो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यहाँ पर ये जो होगा डियर, अब यहाँ पे आपका रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर यहाँ पे होगा, इसी को बोलेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के नीचे आने पर मेटल अपने वॉल्यूम को श्रिंक नहीं करेगा, या बहुत माइन्यूट श्रिंकेज होगा जो हमारे लिए नेग्लिजिबल होगा। अब देखिए वही चीज मैंने लिखी है कि स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ये भी लगभग लिक्विड स्टेट में ही होता है। लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को, या लिक्विड एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेज को, या स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड वाले श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए प्रोवाइड बाय द राइजर, एंड स्टेज थर्ड आपका सॉलिड हो चुका है, उस श्रिंकेज को दूर करने के लिए हम पैटर्न में अलाउंसेस देते हैं, मतलब पैटर्न में छूट देते हैं, मीन्स पैटर्न के साइज को बड़ा बनाते हैं। देन लिक्विड एंड solidification shrinkage is expressed by percentage of volume, and solid shrinkage is expressed by linear dimension, means in mm or in centi। देन अब यहाँ पे देखिए वही ग्राफ मैंने लिखा है,
लिक्विड श्रिंकेज इज ग्रेटर देन सॉलिड श्रिंकेज इज ग्रेटर देन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आगे बात करते हैं। ये कुछ टर्म हमने दिया हुआ है कि पॉजिटिव कब होगा, कि जब आपका देखो ड्यूरिंग कूलिंग अगर मेटल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, साइज को ओवर ले लेंगे। पैटर्न का जैसे 10 mm साइज था, 10 सेंटीमीटर बनाना था तो 10.2 सेंटीमीटर का ले लेंगे। यहाँ 0.2 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, अलाउंसेस हो जाएगा, अलाउंसेस हो जाएगा। अब अगर मेटल आपका सॉलिड के समय एक्सपेंड हो, ऐसा नेचर में होता नहीं है, रेयर केस में कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि लिक्विड से सॉलिड होने में अपने वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न के साइज को पहले से छोटा बना देंगे। तो जब छोटा बनाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव श्रिंकेज हो जाएगा। देन अब हमारा कुछ मेटल जैसे बिस्मथ, बिस्मथ आपका ऐसा मटेरियल है डियर कि वह ना तो अपने वॉल्यूम को चेंज करेगा, चाहे सॉलिड में हो चाहे लिक्विड में हो, तो इस तरीके से उसमें कोई अलाउंसेस नहीं देंगे। तो ये हमारा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिफर्स टू द रिडक्शन इन वॉल्यूम। ये वही चीज थी। नोट पॉइंट देखिए जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। नोट पॉइंट का मतलब क्या है, वंस द सॉलिडिफिकेशन इज कंप्लीटेड द कास्ट प्रोडक्ट इज टेकन आउट ऑफ द मोल्ड एंड फर्दर कूलिंग इज इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर। फिर एटमॉस्फेयर में हम लोग मेटल को कूल करना शुरू कर देते हैं। पहले सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड में होगा, फिर वो सॉलिड एक एम्बिएंट टेम्परेचर पे आएगा, उसे रूम टेम्परेचर पे हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर पर लाते हैं। देन बात करते हैं, ये तो सॉलिड श्रिंकेज हमारा था, ये वही चीज़ था जो हमने अभी आपको डिस्कस किया। देन आगे बात करते हैं, जैसे देखिए एक डायग्राम से भी समझाने की कोशिश किया है कि 100 mm का एक वर्कपीस बनाना था जो हमारा साइज ऑफ कास्ट प्रोडक्ट था। तो इसके लिए श्रिंकेज हमारा आ रहा है, तो यहाँ हम पैटर्न का साइज कितना ले रहे हैं, 103 mm और 103 mm। इसका मतलब डियर हमने 3 mm का हमने क्या लिया है, अलाउंसेस लिया है। 3 mm का अलाउंसेस लिया है। तो अलाउंसेस बराबर हम ये जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आपकी कितनी हो रही है, 100.103 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यहाँ पे हम लोग इसी बेसिक साइज को ही ले लेंगे क्योंकि 100 से नीचे थोड़ी वर्क पीस जा रहा है। तो ये हो गया 100। देन अलाउंसेस आपके कितने आ जाएंगे, 3 mm। तो 3 mm का अलाउंसेस हम लोग पैटर्न पे दे देंगे। पैटर्न 103 mm का बनाएंगे, फिर यह श्रिंक करके लगभग, अब एग्जैक्ट 100 तो नहीं बनाएगा, कोई भी मेटल को इतनी मेटल सेंसिटिव लेस होता है। मेटल को ये थोड़ी पता है कि हमने 3 mm का अलाउंसेस दिया है तो वह श्रिंक होके 100 ही आना है। लेकिन डियर इतना अलाउंस देंगे कि 100 से थोड़ा सा प्लस रहे, 100.05 रहे, 100.5 रहे या 101 रहे। तो ये जो 1 mm है, 0.5 mm है, इसे हम लोग मशीनिंग से फिनिश करके रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा होता है डियर। आगे बात करते हैं, द श्रिंकेज अलाउंसेस इज प्रोवाइडेड on the pattern to take care of this reduction solid shrinkage in volume for different material। डिफरेंट मटेरियल के लिए जो हमारे सॉलिड श्रिंकेज हैं डियर, जैसे कुछ मटेरियल के लिए मान लो पूछा जाता है कि कास्ट आयरन में श्रिंकेज कितना होगा, तो अगर कास्ट आयरन को हमें प्रोड्यूस करना है तो कास्ट आयरन के लिए 10 mm पर मीटर श्रिंकेज होता है। अगर मान लो 1 मीटर कास्ट आयरन का क्यूब बनाना है, 1 मीटर कास्ट आयरन का क्यूब बनाना है, तो उसके लिए जो पैटर्न बनाएंगे डियर, उस पैटर्न का साइज 1 मीटर में 10 mm ऐड कर देंगे। यानी कि इस तरीके से हम लोग इस साइज का पैटर्न बनाएंगे, किसके लिए, कास्ट आयरन के लिए। तो जो ये 10 mm होगा ये अलाउंसेस कहलाएगा। देन कॉपर के लिए 17 mm पर मीटर होगा। मतलब यहां से कह सकते हैं कि कॉपर में कास्ट आयरन के रिस्पेक्ट में ज्यादा श्रिंकेज मिलेगा। देन एल्यूमिनियम में 13 mm और स्टील में 20 mm का श्रिंकेज होगा, कॉमा ब्रास में 16 mm पर मीटर और लेड में मैक्सिमम श्रिंकेज होता है 26 mm पर मिनट का। तो इस तरीके से ये हमारे श्रिंकेज होते हैं। तो यहाँ पे वही श्रिंकेज हमारे हैं, ये
दोबारा स्लाइड है। तो यहाँ पे देखिए डियर, ये कास्ट आयरन के लिए आपको याद रखना है क्योंकि ज़्यादातर पूछता है। और मैक्सिमम श्रिंकेज आपका एल्यूमिनियम में भी श्रिंकेज ज़्यादा होता है, ब्रास में भी होता है। करते हैं, देखिए अलाउंसेस की बात करते हैं तो किस मटेरियल में कैसा अलाउंसेस से आप आ सकता, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए डियर मटेरियल बिस्मथ है, तो बिस्मथ जब सॉलिड से टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा तो सॉलिड में क्या वह टेम्परेचर ड्रॉप होते समय अपने साइज को बढ़ाएगा कि घटाएगा। अब एक चीज देखो कि बिस्मथ हमेशा अपने साइज को क्या करता है, सॉलिड में टेम्परेचर, सॉलिड में जब वो कूल होता है तो अपने साइज क्या है, या तो बढ़ाएगा या जीरो ही रखेगा। अगर वह अपने साइज को बढ़ाएगा, हम पैटर्न को क्या करेंगे, पहले से छोटे साइज, तो उसे हम लोग बोलते हैं, अगर मान लो बिस्मथ में कोई भी, मान लो बिस्मथ में अगर कोई भी जैसे या तो बढ़ाया गया तो चेंज नहीं, अगर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, हम उसमें कोई अलाउंसेस नहीं, उस समय क्या हो जाएगा। अब देखो कास्ट आयरन में हम लोग क्या करते हैं, 10 mm पर मीटर का अलाउंसेस, एल्यूमिनियम के लिए 12 से 15 mm पर मीटर का, ब्रॉन्ज के लिए अभी मैंने देखा 15 mm पर मीटर, प्योर एल्यूमिनियम के लिए 16 mm पर मीटर, प्योर कार्बन स्टील के लिए 20 mm पर मीटर, ग्रे कास्ट आयरन के लिए नेग्लिजिबल होगा, ग्रे कास्ट आयरन करेगा ना, एंड व्हाइट कास्ट आयरन के लिए व्हाइट मेटल 5 mm पर मीटर, कॉपर के लिए 17 mm पर मीटर, एंड स्टील के लिए 20 मीटर, देन ब्रास के लिए ये एक स्टैंडर्ड डेटा है। ये भी जैसे देखो आप ब्रास के लिए हमने यहाँ क्या दिया है 16 mm पर मीटर, यहाँ पर 24 mm पर, ये एक स्टैंडर्ड दे तो आपको जरूर, अगर ये आंसर में ना मैच हो ये वाला आंसर आप लगा। आगे बात करते हैं, देखिए एल्यूमिनियम इज हैविंग द मैक्सिमम लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन, एल्यूमिनियम क्या है, लो डेंसिटी का है, तो लिक्विड और सॉलिड दोनों में मैक्सिमम श्रिंकेज आपको मिलेगा। देन विच रिक्वायर्स द मोर वॉल्यूम ऑफ राइजर, हमें राइजर के वॉल्यूम को ज्यादा रखना, ये क्वेश्चन। सॉलिड श्रिंकेज इज मैक्सिमम फॉर लेड विच रिक्वायर्स लार्जर साइज ऑफ, अब लेड एक ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड में ज्यादा श्रिंक करेगा, लगभग कितना श्रिंक कर रहा है, लेड आपका यहाँ पे देखो, आप यहाँ देखिए लेड आपका 26 पर मीटर श्रिंक कर रहा है, उसके लिए हमें पैटर्न के साइज को बड़ा बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, लेड के लिए बड़ा पैटर्न साइज यूज करेंगे, एल्यूमिनियम के लिए लार्ज राइजर साइज यूज करेंगे, एंड टोटल श्रिंकेज इज मैक्सिमम फॉर स्टील होता है। देन ग्रे कास्ट आयरन विथ एक कार्बन इक्विवेलेंट ऑफ 4.3%, जब किसी ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की क्वांटिटी लगभग 4.3% हो, तो इट हैज नेगेटिव श्रिंकेज, दैट इज इट एक्चुअली एक्सपेंड अप टू 2.5%। अब ग्रे कास्ट आयरन आपका क्या, मान लीजिए ग्रे कास्ट आयरन, अब इसमें अगर हम लोग 4.3% कार्बन ऐड, यह सॉलिड होने पर एक्सपेंड होगा, तो इसीलिए उसके साइज को एक्चुअल साइज से इसे हम लोग क्या देंगे, नेगेटिव श्रिंकेज यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इसीलिए बिकॉज ऑफ ग्रेफाइट प्रेसिपिटेशन, सो फॉर दिस नो राइजर इज नीडेड, अब इसमें ऑलरेडी वह क्या हो रहा है, एक्सपेंड होगा, तो राइजर लगाने। नेक्स्ट ड्राफ्ट अलाउंसेस, ये सारे अभी तक हमारे क्या चल रहे थे, श्रिंकेज अलाउंसेस रिलेटेड। अब एक ड्राफ्ट अलाउंसेस के बारे में देख लीजिए डियर, क्या होता है, जैसे सपोज करिए मान लीजिए मोल्ड कैविटी थी, अब नहीं ये पैटर्न था, अब चारों तरफ देखिए इसके हमने सैंड लगा, ये मान लीजिए ये दो पार्ट में बना,
देखें रैमिंग करने के बाद अपर पार्ट को तो हमने आसानी से बाहर कर लिया, अपर पार्ट हमने बॉक्स को पकड़ा आसानी से बाहर कर लिया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इसका स्ट्रक्चर लोअर पार्ट कुछ ऐसा बनेगा, लोअर पार्ट डियर कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब इस पैटर्न को बाहर निकालना है तो आप देखिए चारों तरफ ये सैंड की रैमिंग, जब ये पैटर्न बाहर निकलेगा बिल्कुल स्मूथ बाहर निकालेंगे तब आपकी ये वाली वॉल आपकी सैंड, अदरवाइज ये ब्रेक। तो कितना भी स्मूथ आप निकालो ये वॉल क्या है टाइटली पैक्ड करके रखी है, नहीं होने। तो उस केस में इस पैटर्न को आसानी से रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा सा टेपर बना देंगे, थोड़ा सा टेपर बना देंगे। अब इसको आसानी से, तो इस पैटर्न को मोल्ड कैविटी से इजीली रिमूव करने के लिए पैटर्न को थोड़ा सा टेपर बना देते हैं और कास्टिंग के बाद हम इतने मटेरियल को मशीनिंग करके रिमूव कर देंगे, क्योंकि मोल्ड कैविटी ऐसी बनेगी तो इतने मटेरियल को मोल्ड कर कास्ट करके रिमूव कर देंगे। देन आफ्टर ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट, तो इसे हम लोग ये वाला जो अलाउंसेस हम लोग दे रहे हैं डियर, इसे हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट या टेपर अलाउंसेस, ड्राफ्ट या टेपर। यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल का हमने क्या किया, इतना टेपर, देखिए टेपर हमने कितना दिया है, इतना। अब ये आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ देखो इसे आसानी से निकालना थोड़ा सा कठिन था, तो हमें क्या है एक्चुअल का इस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना था और हमने इसमें देखो ये टेपर ऐसे, तो पैटर्न को देखो इट अलाउ टू रिमूवल ऑफ द पैटर्न विदाउट डैमेजिंग द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी को बिना डैमेज हुए बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट अलाउंसेस। और कितना देते हैं डियर, जैसे देखो सपोज करो कि ये हमने ये टेपर दे दिया, अब ये टेपर हमने कितना दे दिया, मान लो ये हमने टेपर दे दिया और कितना दे दिया, थीटा डिग्री पर एक्स डिस्टेंस का हमने टेपर दिया। अब यही तो हमारा अलाउंसेस, ये पैटर्न हो गया। एक्चुअल का ऐसा बनाना था, ऐसा बनाना था, लेकिन हमने इतना आपका क्या दे दिया, अलाउंसेस दे दिया एक्स, थीटा डिग्री पे आपको टेपर दे दिया और इसकी हाइट हमने ले लिया h। अब देखिए हमें क्या है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। हमें x यानी टेपर अलाउंसेस x निकालना है, ये हो जाएगा h tan, क्योंकि हम ये जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर x इज इक्वल टू h tan के होते हैं। ये थोड़ा सा फार्मूला याद रखना है ना। इस फार्मूले से टेपर अलाउंसेस या ड्राफ्ट अलाउंसेस इक्वल टू h tan थीटा के होता है, वेयर h इज द हाइट ऑफ किसके होता है, यह हमारा होता है पैटर्न के, और जो थीटा आपका होता है वो टेपर अलाउंस। ये चीज आपको नेक्स्ट आपकी बात कर रहे हैं ड्राफ्ट अलाउंसेस के लिए कुछ द एवरेज वैल्यू ऑफ द टेपर अलाउंसेस इज 1/2 से 2 के बीच में रखें, आधा से 2 डिग्री के बीच में। जो थीटा की वैल्यू है, देखो ये जो थीटा बराबर 1/2 से या 2 डिग्री के बीच में हम लोग क्या करते हैं, टेपर अलाउंसेस करते हैं। इंटरनल सरफेस रिक्वायर्स मोर टेपर व्हेन कंपेयर्ड टू एक्सटर्नल सरफेस, बिकॉज देखो इंटरनल सरफेस पे ज्यादा टेपर देते हैं रेदर देन एक्सटर्नल सरफेस, क्योंकि बिकॉज एक्सटर्नल सरफेस द मोल्ड स्ट्रेंथ इज मोर कंपेयर टू इंटरनल सरफेस। एक्सटर्नल सरफेस की मोल्ड स्ट्रेंथ आपको ज्यादा होती है, इसीलिए उस पर टेपर अलाउंसेस देते हैं, इंटरनल में ज्यादा देते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ टेपर अलाउंसेस डिपेंड ऑन द वर्टिकल हाइट ऑफ द पैटर्न। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है ना। टेपर अलाउंसेस इज डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ अलाउंसेस, ऐसे 4 ऑप्शन देगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस हाइट पे। जितनी हाइट होगी उतना ही इस एक्स की वैल्यू को हम लोग बढ़ाएंगे, इस हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग इस टेपर अलाउंसेस को कंसीडर
नेक्स्ट डिस्टॉर्शन और कैम्बर। एक इस तरीके का आप शेप देख रहे हो, हमें क्या करना था, कुछ ऐसा शेप अचीव करना था, हमने ऐसा बना दिया आसानी से इजी रिमूव करने के लिए। देखो पैटर्न बिफोर कैम्बर और कास्ट प्रोडक्ट हमें ऐसा बनाना था, पैटर्न आफ्टर कैम्बर हमने ऐसा कर दिया और प्रोडक्ट हमें, इसका मतलब क्या हुआ डियर, आप देखो एक्चुअल का हमें ऐसा पैटर्न, देखो हमें आपका ऑब्जेक्ट ऐसा बनाना था, ऑब्जेक्ट ऐसा बनाना था। अब इस ऐसे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम ये जानते हैं ये क्या करेगा, ये एक्सपेंड भी होगा और श्रिंक भी होगा, दोनों केस हैं। अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी जैसी है कि सॉलिड होने पर वह एक्सपेंड हो तो वो अपने साइज को क्या करेगा, ऐसा बढ़ाएगा, और अगर ऐसी प्रॉपर्टीज है कि वह श्रिंक हो तो ऐसे श्रिंक करेगा। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मटेरियल में श्रिंकेज आएगा सॉलिड के साथ, सॉलिड में श्रिंकेज होता है। तो यहाँ देखो इस पैटर्न को ऐसा हमने बनाया, जिस तरह का वर्कपीस, इस पे हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, देखो इस तरीके से ऐसा कर सकते हैं, या इसको हमने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे देखो इतना हमने क्या कर दिया, कैम्बर प्रोवाइड करा दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि कास्टिंग होने के बाद एक्चुअल का प्रोडक्ट आपका ऐसा, यह जब ऐसे श्रिंक होगा, ऐसा देखो ऐसा ऑब्जेक्ट हमें बनेगा, लेकिन श्रिंक होकर यह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम लोग को कैम्बर या डिस्टॉर्शन अलाउंस, दिस अलाउंसेस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन कास्टिंग प्रोड्यूस इरेगुलर शेप। जब थोड़े से डिफिकल्ट और इरेगुलर शेप की कास्टिंग करते हो वहां पर हम लोग कैम्बर अलाउंसेस को देते हैं। व्हेन दीज आर कूल्ड दे आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू मेटल श्रिंकेज। जब ये कूल्ड होते हैं वह अपने आप क्या होते हैं, टूट, ये हमारे होते हैं कैम्बर अलाउंसेस। कॉमा इसमें देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यह कुछ स्पेशल शेप के ही बनाए जाते हैं, या तो वी शेप के या तो यू शेप। सम टाइप ऑफ एप्लीकेशन, देखो सम टाइपिकल एप्लीकेशंस लाइक वी शेप एंड यू शेप एंड फ्लैट ऑब्जेक्ट विथ वेरी लेस थिकनेस कैन बी डिस्टॉर्ड कीप इन देयर शेप। तो यह केवल और केवल कुछ स्पेशल शेप के लिए ही यूज किए जाते हैं, वी शेप, यू शेप या अनदर शेप। देन इन ऑर्डर टू अरेस्ट दैट डिस्टॉर्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टॉर्शन। यह क्या होता है, जो डिस्टॉर्शन होता है यह अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यदि एक्स डायरेक्शन में लीनियर आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टॉर्शन या कैम्बर अलाउंसेस देते हैं। कॉमा वी नीड टू प्रोवाइड सम एक्सेस अमाउंट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डिस्टॉर्शन अलाउंसेस। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिनिश और मशीन अलाउंसेस एंड स्टेकिंग और रैपिंग अलाउंसेस। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने चलते फिनिश और मशीन अलाउंस। देखिए हम लोग क्या करते हैं हमारे, कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, आप कितनी भी अच्छी सैंड की रैमिंग हम लोग कर दें, कितनी भी अच्छी सैंड की रैमिंग कर दें, लेकिन मोल्ड कैविटी चूंकि सैंड की है तो एकदम फाइन सरफेस फिनिश नहीं मिलेगी। अब फाइन सरफेस नहीं मिलेगी, ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, कास्ट होके मिलेगा, इसकी सरफेस कैसी होगी, रफ होगी। अब हम क्या करेंगे, मशीनिंग करके इसकी पूरी सरफेस को फिनिश करेंगे। फिनिश करेंगे तो कुछ ना कुछ मीटर मूव होगा, उसका साइज क्या होगा, कम होगा। अब हम क्या करेंगे डियर कि जब मशीन करने के लिए कुछ इसके साइज को पहले से ही बढ़ा देते हैं, पहले से ही बढ़ा के हम कास्टिंग करेंगे। अब ये जो साइज पहले से बढ़ा है, मशीनिंग के बाद इतना हम लोग काट करके डाल देंगे। ये वाला अलाउंस जो हम लोग दे रहे हैं ये केवल और केवल मशीन के लिए दे रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं मशीनिंग अलाउंस। मशीनिंग अलाउंसेस, मशीनिंग अलाउंसेस आपका क्या होता है, मशीनिंग या फिनिश अलाउंसेस, मतलब फिनिश करना है सरफेस को। देखिए इट इज प्रोवाइड ऑन द पैटर्न टू फैसिलिटेट द मशीनिंग फॉर द क्लीनिंग पर्पज। अगर इसे हम लोग ना दें और सरफेस फिनिश कर दें तो जो एक्चुअल साइज था हमारा, उस एक्चुअल साइज का से छोटे साइज का हम
तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मशीनिंग अलाउंसेस। नेक्स्ट हमारा क्या होता है डियर, टेकिंग और रैपिंग अलाउंसेस। जो हम लोग रैमिंग करते हैं सैंड की, उसके लिए देखो, टू टेक द पैटर्न आउट ऑफ द मोल्ड कैविटी इट इज स्लाइटली रैप्ड टू डिटेच इट फ्रॉम द मोल्ड कैविटी, तो द कैविटी इज इंक्रीज ए लिटिल। अब देखो कितना भी हम आसानी से, आप ऐसे देखो, मान लीजिए कि ये मोल्ड कैविटी हो, ये अब हम लोग क्या करेंगे, कितना भी आसानी से इस पर टेपर अलाउंसेस दे दें, ये ड्राफ्ट अलाउंसेस दे दिया, अब इसे निकालेंगे तो इसकी सरफेस कुछ ना कुछ तो हमारी हिल जाएगी, क्योंकि सैंड है तो कुछ सरफेस आपकी डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्ब होने से इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ये साइज आपका बढ़ जाएगा। अब इसके साइज को जो बढ़ने से रोकने के लिए हम लोग इस पैटर्न पर जो अलाउंसेस देंगे, उस अलाउंसेस को डियर हम लोग बोलते हैं टेकिंग और रैपिंग अलाउंसेस। तो मोस्ट अलाउंसेस आपको कौन से इंपॉर्टेंट रखने हैं, मशीन अलाउंसेस, टेकिंग और रैपिंग अलाउंसेस, और आपके कैम्बर अलाउंसेस तो थे ही, लेकिन डिस्टॉर्शन अलाउंसेस और डिस्टॉर्शन अलाउंसेस में ये फार्मूला आपको याद रखना है। और इसके बाद श्रिंकेज अलाउंसेस, जो काफ़ी श्रिंकेज अलाउंसेस हमने आपको डिस्कस किया, ये चीज़ को भी आपको अच्छे से ध्यान देना। देन अब ये तो हमारा था डियर टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, जिसको हमने क्या किया, अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड देखो हमारे पास क्या होते हैं, ये जो मोल्ड हमारे पास होते हैं ये परमानेंट मोल्ड होते हैं। ये जो मोल्ड आप बनती है, मोल्ड कैविटी, ये जो कैविटी बनती है, अगर हम लोग सैंड का बनाएं, हम लोग पीओपी का बनाएं, मतलब प्लास्टर ऑफ पोरिस का बनाएं, इपॉक्सी का बनाएं, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके टेम्परेरी। तो ये मोल्ड मतलब सांचे जो हम लोग बनाते हैं जिसमें मोल्टन मेटल को फिल करते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, एक्सपेंडेबल मोल्ड होते हैं और परमानेंट मोल्ड होते हैं। अब देखो इसे एक बार हमने मोल्टन मेटल डाला, जब ये सॉलिडिफाई हुआ तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, और ब्रेक करके अपनी कास्टिंग को अचीव करेंगे। इस तरीके के प्रोसेस को बनाने के लिए इस मोल्ड का जो हमने यूज किया है, इसे बोलते हैं एक्सपेंडेबल मोल्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं सैंड कास्टिंग, सेल मोल्ड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग या फुल मोल्ड कास्टिंग, है ना। फॉर मोल्ड कास्टिंग पैटर्न आर यूज, फॉर मोल्डिंग पैटर्न आर यूज। एक बार में एक ही पैटर्न का यूज करेंगे और कास्टिंग के बाद उस पैटर्न को हम ब्रेक कर देते। परमानेंट आपका क्या होता है, परमानेंट मोल्ड में क्या होता है कि जैसे इसे हम लोग मेटल का बना दें, ये जो सांचा है इसे हम लोग मेटल का बना दें और बार बार मेटल को मतलब लिक्विड को पोर करें, सॉलिडिफाई होने पर इसे बाहर कर दें, फिर दूसरा लिक्विड पोर करें, फिर बाहर कर दें। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल को एक ही मोल्ड कैविटी से हम लोग अचीव करते हैं। तो ऐसे हम लोग पैटर्न को बोलते हैं डियर परमानेंट मोल्ड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, डाई कास्टिंग में इसका हम लोग यूज करते हैं, प्लस कास्टिंग में करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आपकी तीन तरीके से होगी, एक ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, एक सेमी सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीफ्यूगिंग। और नोट पॉइंट देखो, नो पैटर्न आर यूज फॉर मेकिंग कैविटी। यहाँ देखो सबसे जरूरी चीज ये है कि एक्सपेंडेबल मोल्ड को बनाने के लिए, हॉलो कैविटी बनाने के लिए, आप ऐसे देखो, ये हॉलो कैविटी बनाना है तो सेम इसी साइज का एक हमें पहले पैटर्न लेना होगा। अब इस पैटर्न को इस पर रखेंगे, फिर चारों तरफ सैंड की रैमिंग करेंगे, रैमिंग करने के बाद इस पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे, तब जाकर हमें ये मोल्ड कैविटी मिलेगी। और सॉलिड पैटर्न में क्या होगा डियर, ये ऑलरेडी कैविटी बनी हुई है, ये सीधे एक सॉलिड मेटल का ऑलरेडी कैविटी बना हुआ रहेगा। तो सॉलिड पैटर्न, सॉलिड मोल्ड के लिए या परमानेंट मोल्ड के लिए आपका क्या होगा, नो पैटर्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग द कैविटी। कैविटी बनाने के लिए किसी पैटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऑलरेडी वह कैविटी वहां पे परमानेंट बनी रहेगी। तो इस तरीके से ये होगा। एक्सपेंडेबल मोल्ड आपका क्या होगा, एक्सपेंडेबल मोल्ड आर यूज्ड ओनली फॉर वन कास्टिंग एट ए टाइम।
केवल एक बार में एक ही कास्टिंग को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे बोलते हैं एक्सपेंडेबल। और द सॉलिडिफाइड कास्ट इज टेकन आउट बाय ब्रेकिंग द मोल्ड। जो हमारा मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाता है उसे बाहर निकालने के लिए उसके चारों तरफ के मोल्ड को ब्रेक करना होगा, तब जाके मेटल हमारा बाहर निकलेगा। और परमानेंट मोल्ड में केवल हम लोग ओपन कर देंगे, निकल जाएगा। परमानेंट मोल्ड में हमारा क्या होगा, इन परमानेंट मोल्ड ए नंबर ऑफ कास्टिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ए सेम मोल्ड अगेन एंड अगेन। एक ही मोल्ड से नंबर ऑफ कास्टिंग ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बार बार एक ही मोल्ड का यूज करेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट मोल्ड। नेक्स्ट देखो, परमानेंट मोल्ड इज मेड ऑफ मेटल्स, इसे हम लोग मेटल का बनाते हैं, फ्रॉम अ मॉडरेटली हाई टेम्परेचर एंड हाई थर्मल कंडक्टिव बना, उच्च तापमान सहन करने वाला और हाई हीट कंडक्टिव यानी कि उच्च ऊष्मा स्थानांतरण की तरह हम लोग इसे बनाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग मटेरियल क्या होने चाहिए, जो मोल्ड हम लोग बनाते हैं डियर, अगर सैंड का बनाएंगे तो सैंड की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मेटल का बनाएंगे तो मेटल की क्या प्रॉपर्टीज। पहले तो ये देखिए कि ये जो मोल्ड कैविटी बनी, अब अगर इसकी स्ट्रेंथ ब्रेक हो, कमजोर होगी, तो यह मोल्टेन मेटल डालने पे ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए जो मोल्ड कैविटी है इसकी स्ट्रेंथ आपकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। परमेबिलिटी, अब देखो इसके अंदर जो गैसेस हैं जो एयर हैं, जब वह क्या हो सॉलिडिफाई होने लगे तो यहाँ वेंट ट्यूब लगाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वेंट ट्यूब। अब इस वेंट ट्यूब से गैसेस हमारी क्या हो जाए, बाहर स्केप होती है। अब कुछ गैसेस वेंट ट्यूब से स्केप होती हैं। अब इस मोल्टेन मेटल के पास की जितनी भी सैंड होती है वह क्या होती है, हीट हो जाएगी। अब ये जो सैंड हीट होगी तो इसके जो मॉइस्चर पार्टिकल्स हैं वो भी हीट होंगे, और वो हीट होके किस में कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्ट होंगे आपके गैसेस में। अब ये गैसेस चारों तरफ यहीं पे भरेगी, तो वो गैसेस हमारे लिए ऐसी ये जो सैंड है इसको ऐसी प्रॉपर्टीज रखें कि वो गैसेस धीरे धीरे सैंड से रिलीज होकर बाहर चली जाएं। ये जो गैसेस धीरे धीरे रिलीज होंगी वह केवल और केवल परमेबिलिटी या पारगम्यता प्रॉपर्टी से बाहर जाएंगे। तो उस जो हमारा अगर सैंड का बना रहे हैं तो उसकी परमेबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब एक लिमिट तक हाई होनी चाहिए, नहीं कि आप कण के अंदर बहुत बड़े बड़े गैप आप छोड़ दो तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी उतनी स्ट्रेंथ कमजोर होगी। हमें स्ट्रेंथ भी एक ऑप्टिमम चाहिए, परमेबिलिटी भी एक ऑप्टिमम। तो ये सब आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी कितनी ऑप्टिमम रखेंगे, इसके लिए कोलैप्सिबिलिटी भी बेटर होनी चाहिए। अगर हम लोग सैंड का इसको बना रहे हैं तो कोलैप्सिबिलिटी आपका क्या होता है कि जैसे सैंड को यहाँ पे हमने रखा, ढेर लगाया, अब सैंड क्या है कि यहीं पे जमे ना, प्रॉपर तरीके से हर जगह फैल जाए। जैसे एक चम्मच सैंड हमने इस पे डाला, वो सैंड ऐसे इकट्ठा ना हो, ये कोलैप्सिबल सैंड नहीं। मान लो ये सैंड हमने फिल किया, अगर कोलैप्सिबल सैंड होगी तो इसको हम डालेंगे तो वही इस तरीके से कोलैप्स करके फिल होगी। इस तरीके से कोलैप्स यानी एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, फ्लो करेगी। फ्लोएबिलिटी ऑफ सैंड इज कॉल्ड कोलैप्सिबिलिटी, ये आपकी होती। नेक्स्ट आपका रिफ्रैक्टोरीनेस भी अच्छा होना चाहिए। एडहेसिव मतलब सैंड के पार्टिकल्स अगर खुद सैंड के पार्टिकल्स से अच्छी बॉन्डिंग रखेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे कोहेसिव प्रॉपर्टी। कोहेसिव कम रखेंगे, एडहेसिव मतलब ये जो वॉल्स है इसके साथ सैंड प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए, और कुछ बाइंडिंग एजेंट मिलाते हैं, बाइंडिंग एजेंट। इन बाइंडिंग एजेंट के साथ में भी सैंड अच्छे तरीके से एडहेसिव प्रॉपर्टीज रखकर बाइंड हो, ताकि एक अच्छी प्रॉपर्टीज वाली मोल्डिंग बॉक्स हमारे पास प्रिपेयर्ड होकर मिले। तो इस तरीके से हमारा क्या था, इसके कुछ प्रॉपर्टीज थे। अब इस पे क्या है, एक एक प्रॉपर्टीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है।
सैंड के लिए, मोल्ड कैविटी के लिए। और स्ट्रेंथ ये परमानेंट नहीं रहेगा, टेम्परेरी। स्ट्रेंथ के बाद परमेबिलिटी यानी कि पारगम्यता क्या होती है। देन हम लोग पढ़ेंगे कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है। देन हम लोग ये डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टोरीनेस क्या होता है। देन एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड पढ़ेंगे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ सैंड हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ग्रीन सैंड क्या होती है, ड्राई सैंड, लूम सैंड, फ्रेशिंग सैंड, पैकिंग सैंड, पार्टिंग सैंड, कोर सैंड। इसी को हम लोग ऑयल सैंड भी कहते हैं। यह टॉपिक आपका डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सैंड से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि ग्रीन सैंड, पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि सैंड में कितने कितने परसेंट किस किस चीज़ को मिलाया जाता है। क्ले कितना होता है, सिलिका कितनी होती है, मॉइस्चर कितना होता है, बाइंडिंग एजेंट कितने मिलाए जाते हैं। तो इन सब का परसेंटेज हम लोगों को डिस्कस करना होगा, और यही क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है। देन हम लोग ये पढ़ेंगे कि ग्रीन सैंड का यूज कहाँ पे करेंगे, ड्राई सैंड का यूज कहाँ करेंगे, लूम सैंड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी एक ऑयल सैंड भी होती है, 50% क्ले और 50% सिलिका होती है। फ्रेशिंग सैंड भी हम लोग पढ़ेंगे, बैकिंग सैंड भी हम लोग पढ़ेंगे, पार्टिंग सैंड भी पढ़ेंगे। इन सब के यूज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हमारा होगा। देन हम लोग एक डायग्राम से परमेबिलिटी नंबर और वाटर कंटेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, यह भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप होता है। और उसके बाद इस तरीके से परमेबिलिटी लेंगे, और इस परमेबिलिटी से रिलेटेड हम लोग जो परमेबिलिटी नंबर निकालने के लिए एक फार्मूला होगा, VH/PAT, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, हाइट ऑफ स्पेसिमेन, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एरिया एंड टेम्परेचर। और ये हमारा एक स्टैंडर्ड 3007.2 बराबर में होता है। दैट इज द टाइम पर सेकेंड। तो इस तरीके से माय डियर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हम लोगों ने डियर यहाँ तक कंप्लीट किया। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर।